नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्षेत्रवाद की समस्या। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, जहाँ अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक होता है। स्टॉप। वह अपने क्षेत्र विशेष को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त एवं उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन जब यह भावना और लगाव अपने ही क्षेत्र विशेष तक सिमटकर अत्यंत संकीर्ण रूप धारण कर लेती है, तब क्षेत्रवाद की समस्या जन्म लेती है। स्टॉप। केवल अपने ही क्षेत्र विशेष के लिए विशेष सुविधाओं की इच्छा के कारण यह अवधारणा नकारात्मक बन जाती है। स्टॉप। इससे क्षेत्र बनाम राष्ट्र की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। स्टॉप। क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि क्षेत्रवाद से ग्रस्त निवासी अपने क्षेत्र को अन्यों से विशिष्ट मानते हुए उचित अनुचित तरीके से विकास की मांग करते हैं। स्टॉप। एवं अपने क्षेत्र में आने वाले दूसरे राज्यों के नागरिकों के प्रति द्वेषपूर्ण भावना रखते हैं। स्टॉप। पैरा। भारत में क्षेत्रवाद की दुर्भावना पनपने के कारण कई हैं। स्टॉप। यहाँ भौगोलिक विभिन्नता, आर्थिक असंतुलन, भाषागत विभिन्नता व राज्यों के आकार में असमानता के कारण क्षेत्रवाद की समस्या अधिक तीव्र हुई है। स्टॉप। इससे पृथकतावाद को प्रोत्साहन मिला है। वह भूमिपुत्र की अवधारणा का विकास हुआ है। स्टॉप। भारत के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि में तीव्र गति से विकास हुआ है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में विकास की दर बहुत धीमी है। स्टॉप। दक्षिण पश्चिम के राज्यों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है। विकास में असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण राज्यों में मतभेद होते रहते हैं, जिनसे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। स्टॉप। इन सबके अतिरिक्त, भारत में जातिवाद के कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। स्टॉप। हरियाणा और पंजाब इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। स्टॉप। पैरा। भारत में क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देने में राजनीति भी एक प्रमुख कारक है। स्टॉप। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी कुछ राजनीतिक पार्टियों के सदस्य वोट की राजनीति और स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, संप्रदाय आदि का सहारा लेकर नफरत की राजनीति करते हैं और विघटनकारी रास्तों के द्वारा उन्माद फैलाकर वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। यदि राजनीति दृष्टि से देखा जाए, तो भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को बल राजनीतिज्ञों द्वारा ही मिलता है। स्टॉप। वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों से चिंतित होकर केंद्र सरकार द्वारा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा देने को राज्य सरकार द्वारा केंद्र का हस्तक्षेप व जनता पार्टी के शासन काल में गौ हत्या
प्रतिबंध के विषय पर केंद्र और तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होना उग्र क्षेत्रवाद का उदाहरण है। पैरा भारत की संघात्मक व्यवस्था में प्रशासनिक एकरूपता पर बल दिया गया है, जिसका उद्देश्य विविधता में एकता की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विरासत को बनाए रखना है, किंतु दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद से ही देश के कई भागों में भाषा, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर नए राज्यों की मांग उठती रही है और नए राज्य न सिर्फ बनते रहे हैं, बल्कि समय समय पर और नए राज्यों की मांग भी जोर पकड़ती रही है। वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। उसके बाद वर्ष 2000 तक भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 हो गई। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के पुनः विघटन होने पर एक और नया राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आ चुका है, जिससे कुल राज्यों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। अधिक अधिकार एवं सुविधाओं के नाम पर अब तक कई राज्यों का विभाजन या पुनर्गठन हो चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ इत्यादि। हाल ही में तेलंगाना को अलग राज्य के रूप में स्वीकृति मिलने से पश्चिम बंगाल से गोरखालैंड, बिहार से मिथिलांचल, असम से बोडोलैंड, उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल इत्यादि क्षेत्रों को भी राज्यों के रूप में अलग करने की मांगें पुनः जोर पकड़ती जा रही हैं। गौरतलब है कि बार बार नए राज्यों के गठन से देश की एकरूपता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और क्षेत्रवाद प्रबल होता जाता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में जिलों की संख्या बढ़ना विकास की दृष्टि से ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इससे विकास को गति मिलेगी। ज़्यादातर स्थितियों में देखा जाता है कि नेतागण अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए ही जनता को अलग राज्य की मांग हेतु उकसाते हैं। प्राय नए राज्यों के गठन की मांग के वक्त विकास का हवाला दिया जाता है, किंतु राज्यों के पुनर्गठन से यदि विकास को गति मिलती, तो इसका उदाहरण हमें अब तक कई बार मिल चुका होता है। अब तक एक भी ऐसा नया राज्य सामने नहीं आया है जिसकी विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई हो। अतः यदि हमें देश का विकास करना है और इसकी अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, तो हमें नए राज्यों का नहीं, बल्कि विकास की नीतियों का पुनर्गठन करना होगा। इस तरह यह स्पष्ट है कि भाषा, क्षेत्र या विकास का हवाला देकर नए राज्यों की मांग करना और क्षेत्रवाद की समस्या को जन्म देना सर्वथा अनुचित है। क्षेत्रवाद हमारे देश की संघीय संरचना पर तीखा प्रहार करके हमारी राष्ट्रीय एकता को क्षीण करता है। क्षेत्रीयता एवं प्रांतीयता की भावना जब जब राष्ट्रीय हितों से संघर्ष करती है, तब तब देश की एकता
एवं अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। स्टॉप। पिछले एक देश के दौरान इन्हीं सब कारणों से एशिया के अनेक देशों में विखंडन हो चुका है। स्टॉप। केंद्र में गठबंधन सरकारों के अस्तित्व के दौरान ही क्षेत्रीयता की मांग जोर पकड़ती है। स्टॉप। धन्यवाद।